देखो, देखने में तो ये एक नॉर्मल सा करेक्शनल फैसिलिटी, पर सच बताऊं तो इस देश के हर बिगड़े हुए बच्चे के लिए ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ चाहे तुम किसी टाइम पे अपने एरिया के गैंग बॉस रहे हो या किसी बड़े बाबू ब्यूरोक्रेट के पावर वाले बच्चे, एक बार तुम यहाँ आ गए तो तुम्हारी औकात एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। पता है, यहाँ उन्हें सिर्फ नॉन स्टॉप पूरा दिन हाई इंटेंसिटी फिजिकल पनिशमेंट वाली ट्रेनिंग ही नहीं मिलती, बल्कि उन्हें बेसिक इंसानों की तरह बोलने या खाना खाने की भी परमिशन नहीं होती। उन्हें बस सुअर जैसी आवाजें निकालनी पड़ती हैं और वही सुअर वाला खाना खाना पड़ता है। और देखो, उनके क्राइम के हिसाब से हर एक यूथ के सीने पर एक अलग लेटर ग्रेड मार्क किया जाता है। ग्रेड जितना बड़ा होगा, सुधार भी उतना ही तगड़ा होगा। और ये रिफॉर्मेशन तब तक चलता है जब तक वो उन्हें पूरी तरह सुधरा हुआ नहीं मान लेते। एकदम जियाओ चैंगसू की तरह, वो यूथ गैंग लीडर जिसे पुलिस भी डरती थी, उसका रिफॉर्मेशन तब पूरा माना गया जब वो मेंटली डिसेबल्ड हो गया, इतना कि अपनी पॉटी पर भी उसका कंट्रोल नहीं रहा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पहले यूथ प्रोटेक्शन एक्ट था, जिसकी वजह से कंट्री एच में यूथ क्राइम रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जो टीचर्स उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते थे, वो खुद वायलेंस का शिकार हो जाते। और तो और, किसी को इंजर या मार डालने के बाद भी इन बच्चों को कोई गिल्ट नहीं होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यूथ प्रोटेक्शन एक्ट के चलते उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी, चाहे वो कुछ भी कर लें। सच बताऊं तो ये एक ऐसा टाइम था जब कोई भी बड़ा बच्चों की गलतियों को ठीक करने की हिम्मत नहीं करता था। बदले के डर से अडल्ट्स चुप रहते थे और बच्चों से बच बच कर चलते थे। पर पता है, ये सब बदल गया जब हान मानसू प्रेसिडेंट बने। उन्होंने यूथ प्रोटेक्शन एक्ट को खत्म करके एक नया लॉ लाया जिसका नाम था स्पेशल रिफॉर्मेशन एक्ट। अब छुटकारा पाना पास्ट की बात हो गई थी। अगर उन्होंने क्राइम किया तो उन्हें रिफॉर्मेशन ट्रेनिंग मिलेगी ही मिलेगी। जब उन्हें पूरी तरह रिफॉर्म्ड मान लिया जाएगा, तभी वो वापस सोसाइटी में आम इंसानों की तरह लौट पाएंगे। शॉर्ट में बोलूं तो अगर बातों से काम नहीं चलता तो दबा के डिसिप्लिन सिखाना ही एक लौता सल्यूशन बचा था। पर अजीब बात तो ये है कि आज ये यूथ ग्राउंड में खुशी खुशी लाइन में लगकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जो अडल्ट्स ये देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि बच्चे सुधर गए हैं, पर रियलिटी में उनका मकसद सिर्फ एक ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट पाना है, क्योंकि एक सर्टिफिकेट के बदले ली मिनसू के पास 5,000 करेंसी मिल सकती है। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि ली मिनसू के पास आकर उसे कैश में एक्सचेंज करवाते हैं। देखो, हमारा प्रोटैगनिस्ट ली मिनसू आजकल यही बिजनेस चला रहा है। वो एक 5,000 का गिफ्ट कार्ड और एक ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट मिलाकर 10,000 में खरीदता है। पर सच बताऊं तो उसका असली टारगेट सिर्फ वो सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि हर सर्टिफिकेट की मार्केट वैल्यू लगभग 12,000 होती है। तो वो एक मिडिलमैन बनकर बीच का डिफरेंस प्रॉफिट की तरह कमा लेता है। उसे अच्छे से पता है कि ये एक क्राइम है, फिर भी उसको बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि उसके जैसे माइनर के लिए वर्स्ट केस सिनारियो बस एक वार्निंग लेटर मिलना है। असली खतरा तो दूसरे डेलिंक्वेंट्स बिगड़े हुए बच्चों से बचकर रहना है। और ली मिनसू जो मस्त मजे से पैसे गिन रहा था, उसके मुंह पर अचानक एक लात पड़ती है। वो और उसके कार्डबोर्ड का डब्बा दोनों हवा में उड़ते हुए कई मीटर दूर जा गिरते हैं। कुछ डेलिंक्वेंट्स उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि लगता है आजकल उसने काफ़ी पैसे छाप लिए हैं। ली मिनसू उन्हें घूरता है और गाली देते हुए बोलता है, डैम। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। ये जो डेलिंक्वेंट्स उसको घेरे खड़े थे, वो नए लॉ का मजाक उड़ाते हैं और सोचते हैं कि ये रिफॉर्मेशन वगैरह सब बकवास है। उसी टाइम उनका ब्लॉन्ड सुनहरे बालों वाला लीडर लगातार बदबूदार येलो स्मोक बॉम्ब स्प्रे करता है और ली मिनसू उसके नीचे दबा हुआ इस बदबू और बेइज्जती को झेल रहा होता है। ब्लॉन्ड उससे पूछता है, तुझे नहीं पता कि पैसे दूसरों के साथ शेयर करने चाहिए, या तू इसलिए इतना उड़ रहा है क्योंकि चैंगसू करेक्शनल फैसिलिटी गया हुआ है? ये कहकर वो ली मिनसू के मुंह पर थूक देता है। बेइज्जती से भरा ली मिनसू गुस्से से कांपने लगता है और चिल्लाता है कि जाओ चैंगसू के बिना, तू बस एक घटिया लूजर है। ब्लॉन्ड कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि चैंगसू उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक है, पर कोइंसिडेंस देखो, चैंगसू आज ही छूटकर बाहर आ रहा है। ये सुनते ही ली मिनसू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पता है, जाओ चैंगसू उस एरिया के यूथ क्राइम गैंग का लीडर है। जिसने भी उसे चोट पहुंचाई, उसको उसने बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया था। पर कोई भी खुद को विक्टिम बताने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको इस शैतान के बदले रिवेंज से डर लगता है। ली मिनसू भी उनमें से एक है। उसका बस डरावना चेहरा ही काफी है उसको डर से कांपने के लिए। ली मिनसू को डरा हुआ देखकर ब्लॉन्ड मुद्दे की बात पर आता है। अगर तू चैंगसू का दिमाग खराब नहीं करना चाहता तो चुपचाप पैसे निकाल दे। ये सुनकर ली मिनसू अपने बैकपैक में हाथ डालता है और कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगले ही सेकंड वो इन डिलिंक्वेंट्स को मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देखकर ब्लॉन्ड एकदम भड़क जाता है और उसे सन ऑफ अ बिच कह के गाली देता है। एक जोर का घुटना ली मिनसू के पेट में पड़ता है। फिर उसे जमीन पर दबाकर उसकी बुरी तरह पिटाई शुरू हो जाती है। ब्लॉन्ड
ब्लॉन्ड कहता है, चैंगसू के जाने के बाद तुझे क्या लगता है, कोई तुझे कंट्रोल नहीं कर सकता? तुझे सच में लगता है मैं कोई हल्के में लेने वाली चीज हूं? अभी भी उसका मन नहीं भरता तो ब्लॉन्ड की नज़र पास रखे एक शवल पर पड़ती है। आज उसने ली मिनसू को तगड़ा सबक सिखाने की ठान ली थी। उसके बगल वाला डिलिंक्वेंट उसे शांत होने को कहता है, बोलता है कि अगर बात हाथ से निकल गई तो उसे करेक्शनल फैसिलिटी भेज दिया जाएगा। पर ब्लॉन्ड बोलता है कि उसे किसी करेक्शनल फैसिलिटी से डर नहीं लगता। उसे लगता है कि जब तक वो टफ बनकर रहेगा वो कभी भी वहां से बाहर आ सकता है। अभी तो वो बस ली मिनसू को इतना मारना चाहता था कि उसकी पैंट गीली हो जाए। पर देखो, जैसे ही ब्लॉन्ड मारने वाला होता है उसकी पीठ पर एक जोर की लात पड़ती है। वहां कैंग वुक सॉन्ग, जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, आ जाता है। वो कहता है कि यहां कैंपस वायलेंस अलाउड नहीं है। ये बोलकर वो ली मिनसू को जमीन से उठाता है। आसपास के डिलिंक्वेंट्स उसे पहचान लेते हैं। अब ये रिपीटेडली पिटा हुआ ब्लॉन्ड कुछ परवाह नहीं करता। वो फावड़ा उठाता है और कैंग वुक सॉन्ग पर झपट्टा पड़ता है। आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा और फिर स्कूल ट्रांसफर कर लूंगा। फावड़े का वार बचाते हुए कैंग वुक सॉन्ग पूछता है कि क्या वो सच में उसे मारना चाहता है। फिर एक हाथ से वो ब्लॉन्ड का शोल्डर पकड़ता है और उसे अपने कंधे के ऊपर से घुमाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। तुझे लगता है तू मर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस झेल पाएगा? ये देखकर कि वो कैंग वुक सॉन्ग के सामने कुछ नहीं है, ब्लॉन्ड तुरंत अपने बाकी दोस्तों को अटैक करने को बोलता है। उसके बोलते ही 3 चमचे कैंग वुक सॉन्ग पर चार्ज कर देते हैं। पर चमचे तो आखिर चमचे ही होते हैं। कैंग वुक सॉन्ग एक एक पंच में उन्हें नीचे गिरा देता है। एक ऑरेंज कपड़े पहने मोटा लड़का उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, पर कैंग वुक सॉन्ग नीचे झुककर बच जाता है। फिर वो पंच मारने वाले हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। ओपोनेंट की ही ताकत का यूज करके वो वापस एक ओवर द शोल्डर थ्रो मारता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। फ्लो में आकर कैंग वुक सॉन्ग रुकता नहीं और आखिरी बचे डिलिंक्वेंट पर भी झपटता है। ये देखकर वो डिलिंक्वेंट डर जाता है और रहम की भीख मांगने लगता है। पास मत आना, मैं तो बस टफ बनने की एक्टिंग कर रहा था। पर बदकिस्मती से वो भी पिटने से बच नहीं पाता। ली मिनसू अपना बैकपैक उठाता है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कैंग वुक सॉन्ग से पूछता है कि क्या उसने अभी ये नहीं बोला था कि कैंपस वायलेंस प्रोहिबिटेड है। ली मिनसू के इस सवाल पर वो पीछे मुड़कर देखता है, एक स्माइल देता है और कहता है कि ऐसी सिचुएशंस में उसे उसका नाम लेकर बुलाना चाहिए। ली मिनसू अपना सर नीचे करके आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अब वो उसका भाई नहीं रहा। मेरे मामलों में टांग अड़ाना बंद करो। मेरे पास रहोगे तो सिर्फ मुसीबत में फंसोगे। कैंग वुक सॉन्ग कहता है कि वो उसके लिए मुसीबत नहीं बल्कि उसका भाई है। ली मिनसू चाहे जो भी सोचे, वो हमेशा इन कभी ना अलग होने वाले भाई रहेंगे। ली मिनसू थोड़ी देर रुकता है, फिर कहता है, बस वो घड़ी फेंक दो। अगर तुम्हें किसी अमीर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है तो उसे बदल दो। मुझे तक एम्बैरेसमेंट फील होती है। कैंग वुक सॉन्ग अपना सिर खुजाता है और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उसके हाथ में जो घड़ी है उसे बदलने की ज्यादा जरूरत है। घर की तरफ चलते हुए ली मिनसू बस कैंग वुक सॉन्ग की हरकतों के बारे में ही सोच रहा था। अगर आज की इस लड़ाई की वजह से कैंग वुक सॉन्ग को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो बहुत बुरा होगा। पता है, कैंग वुक सॉन्ग स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है और मेडिकल स्कूल के लिए उसका एडमिशन भी गारंटीड है। उसका असली नाम ली हियन सू था। वो ली मिनसू का खून का रिश्ता वाला बड़ा भाई है। सालों पहले एक अमीर फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, जबकि ली मिनसू वेलफेयर ऑर्फनेज अनाथाश्रम में ही रह गया था। इसलिए उसे लगता है कि उसके भाई को अब उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। उसे अपने रास्ते चलना चाहिए, जबकि ली मिनसू जिंदा रहने का अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। और सच बताऊं तो इस पुराने कपड़े डोनेट करने वाले डब्बे के अंदर ही उसका जिंदा रहने का रास्ता छिपा है। यहां उसने इतने टाइम में जो पैसे बचाए थे वो सब रखे हैं, पूरे 3.4 मिलियन। उसे अपना 10 मिलियन का गोल पूरा करने के लिए अभी भी 6.6 मिलियन और चाहिए। तो वो सोच रहा है कि क्या वो ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट्स के लिए दूसरे स्कूल्स में जाए, क्योंकि उसके स्कूल में अगला ब्लड ड्राइव 3 महीने तक नहीं होने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इस तरह से पैसे कमाने के पीछे इतना पागल क्यों है। तो इसका कनेक्शन 2 साल पहले उसके ऑर्फनेज छोड़ने से है। उस टाइम हालांकि गवर्नमेंट ने उसे 5 मिलियन की मदद की थी, पर उस पैसे से वो एक बाथरूम तक अफोर्ड नहीं कर सकता था और एक अंडर एज अनाथ होने की वजह से उसे कोई जॉब पर भी नहीं रखता था। तो भले ही उसे पता है कि ये क्राइम है, जल्दी पैसे कमाने का यही एक लौता रास्ता था उसके पास। फैसला और सुधार गृह का सच। जैसे ही ली मिनसू पैसे छिपाता है, उसे एक वो की आवाज सुनाई देती है। वो ब्लॉन्ड न जाने कैसे उसके पीछे आ गया था। वो ली मिनसू का कंधा पकड़ता है और कहता है कि एक मजे की बात बताऊं,
अगर तू पकड़ा गया ना तो क्राइम से कमाए हुए सारे पैसे गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। ये कहने के बाद वो ली मिनसू के कान के पास जोर जोर से हंसने लगता है। ली मिनसू गुस्से में पूछता है कि उसे क्या चाहिए, और ब्लॉन्ड उसे बताता है कि उसने कहा था ना कि वो जब भी उसे देखेगा उसकी पैंट गीली करवा देगा। वहीं दूसरी तरफ कांग वुक सुंग के शोर शराबे वाले क्लासरूम में टीचर्स अचानक से आते हैं और सबको चुप होने को कहते हैं। उन्हें एक अनाउंसमेंट करनी थी। जाओ चैंगसू, जो करेक्शनल फैसिलिटी गया था, वो वापस आ गया है। टीचर को लगता है कि चैंगसू ने सच में अपनी गलतियों से सीख ली है और वो क्लास के बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको कैंपस लाइफ में दोबारा एडजस्ट होने में मदद करें। ये सुनने के बाद क्लासमेट्स आपस में बात करने लगते हैं। कुछ कहते हैं अगर चैंगसू ने ये सुन लिया तो इस टीचर की पिटाई पक्की है। कुछ और कहते हैं कि करेक्शनल फैसिलिटी में ऐसी कोई खास बात नहीं है क्योंकि वो 4 हफ्ते में ही बाहर आ गया। पर देखो, अगले ही पल जो सीन दिखता है वो सबको हिला के रख देता है। वो यूथ गैंग लीडर जिससे सब डरते थे, वो आदमी जिसने हर तरह का पाप किया था, अब व्हीलचेयर पर बैठा था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं और किसी पागल इडियट की तरह चिल्ला रहा था कि उसे सुसु आई है। पूरी क्लास के सामने उसकी पैंट से एक गर्म धार छूट जाती है। तब जाकर क्लासमेट्स को रियलाइज होता है कि ये नया स्पेशल रेफॉर्मेशन एक्ट कोई बच्चों का खेल नहीं रह गया है। रेफॉर्मेशन करेक्शनल फैसिलिटी के जुवेनाइल बाल कोर्ट में जज गुस्से में ली मिनसू को होपलेसली डांट रहे होते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर पछतावे का कोई नामो निशान नहीं था। ये मत भूलना कि तुम वहां मर्डर के चार्जेस की वजह से बैठे हो। ली मिनसू अपना सर नीचे रखता है और जिद करता है कि उसने किसी को नहीं मारा, पर जज उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं और उसके फिंगरप्रिंट्स और खून के निशान वाली एक ईंट ब्रिक निकालते हैं। साथ में उसने आज तक जितने भी क्राइम किए हैं उन सब की लिस्ट भी। अगर लोग बुलिंग, पैसे चुराने या किसी को पसंद ना करने की वजह से दूसरों को मारने लगें तो इस दुनिया में लाशों का ढेर लग जाएगा। उसके क्राइम करने का रीज़न ये है कि वो अडल्ट्स पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। उसे अडल्ट्स से मदद मांगना सीखना चाहिए। इसलिए रेफॉर्मेशन एक्ट के आर्टिकल 28 के तहत एक रिफॉर्म डिटेंशन ऑर्डर इशू किया जाता है। उसे कॉन्सेंट्रेटेड मैनेजमेंट के लिए रेफॉर्मेशन करेक्शनल फैसिलिटी भेज दिया जाएगा। क्रिमिनल यूथ से भरी बस में जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो बड़ी सी स्माइल के साथ उन्हें चुप होने को बोलते हैं। वो लोग अपनी डेस्टिनेशन के पास ही थे। जल्द ही बस वहां पहुंच जाती है। इन यूथ्स को खतरे का कोई एहसास ही नहीं था। ऊपर से वो इस बात पर कंप्लेन कर रहे थे कि इस घटिया सी जगह पर वो सोएंगे कैसे। पर जैसे जैसे बस अंदर आती है, उनकी नज़र कमाल की फिगर वाली लड़कियों के एक ग्रुप पर पड़ती है। उनके दिल एकदम से धक धक करने लगते हैं। वो आपस में कंपटीशन भी करने लगते हैं कि किस लड़की को कौन लाइन मारेगा। इंस्ट्रक्टर तुरंत उन्हें शांत होने को कहता है। ये लड़कियों का यूथ रेफॉर्मेशन सेंटर है, हमारी बिल्डिंग दूसरी तरफ है। इस वक्त ली मिनसू शांति से विंडो पर सर रखकर बैठा होता है, अभी भी जज की उन बातों को याद कर रहा होता है कि अडल्ट्स पर ट्रस्ट करना सीखो। पर सच तो ये था कि वो सच बोल रहा था, फिर भी किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो वो अडल्ट्स पर ट्रस्ट करे भी तो कैसे। जल्द ही बस बॉयज़ यूथ रेफॉर्मेशन सेंटर पहुंच जाती है। स्टार्टिंग में ये डेलिंक्वेंट यूथ्स यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स को भी पूरी अकड़ दिखाते हैं, पर अगला जो सीन होता है वो देखकर सबके जबड़े खुले के खुले रह जाते हैं। टैटू वाले मस्कुलर यूथ्स का एक ग्रुप बुरी तरह रोते हुए दौड़ लगा रहा था और भागते भागते वो अलग अलग जानवरों की आवाज़ें निकाल रहे थे। ये सब देखकर नए आए हुए बेखबर डेलिंक्वेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। अचानक एक इंस्ट्रक्टर को जैसे कुछ दिखता है। वो तुरंत जोर से चिल्लाता है, सारे मेंबर्स एक्सरसाइज रोको। फिर वो क्रिमिनल यूथ्स जिनके सीने पर रेड लेटर ग्रेड्स मार्क थे, एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। उनमें थोड़ा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं होती। फिर इंस्ट्रक्टर जोर से चिल्लाता है, डायरेक्टर को रिस्पेक्ट शो करो। सभी पर्सनल सल्यूट करेंगे। फिर ये पूरा ग्रुप एक साथ हाथ उठाकर सल्यूट करता है। डायरेक्टर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, टीम मेंबर्स फॉर्मेशन में खड़े हो जाओ। ये सुनकर ली मिनसू और बाकी सब सोचते हैं कि क्या उन्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। उसी वक्त डायरेक्टर के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है और वो कहता है, डॉग पोजीशन। उसके बोलते ही नए आए हुए क्रिमिनल यूथ्स एक साथ अपना सर जमीन पर पटक देते हैं। ये जानवरों वाला मोड देखकर कुछ नए बच्चों को अजीब सा फील होता है। क्या उसे यूथ राइट्स लॉज के बारे में नहीं पता? उसी वक्त वो डायरेक्टर उनकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, लगता है कुछ कीड़े अभी भी डिसोबीडियंट हैं। फिर वो चिल्लाता है, पिगलेट्स। तब जमीन पर सर रखे उन क्रिमिनल यूथ्स से सुअर के चिल्लाने की लगातार आवाजें आने लगती हैं। 10 मिनट में मैं इन कीड़ों को जानवर बना दूंगा। उसके बोलते ही एक नया आया हुआ क्रिमिनल यूथ गुस्से में पलटकर जवाब देने की कोशिश करता है। अगले सेकंड उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। ये सीन देखकर ली मिनसू और बाकी नए बच्चों की फटी रह जाती है। वो क्रिमिनल यूथ्स भूखे भेड़ियों की तरह सुअर जैसी आवाजें निकालते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं।
जैसे कि वो अपना सालों का दबा हुआ सारा गुस्सा इन नए आने वालों पर निकालना चाहते हों। देखते ही देखते उन्होंने मोस्टली सबकी हालत खराब कर दी। डायरेक्टर बोलता है कि उसे उनकी ये हालत बहुत पसंद आई, तो अब से तुम लोग अब पिग नहीं हो, तुम्हें पिग से प्रमोट करके सर्वेंट्स यानी नौकर बना दिया गया है। अब तुम आम इंसानों की तरह बोल सकते हो। तब जाकर ये क्रिमिनल यूथ्स इतने दिनों बाद पहली बार इंसानों वाले लफ्ज़ बोलते हैं। वो जवाब देते हैं, अंडरस्टूड। ली मिन्सू थोड़ा चालाकी दिखाता है और ज़मीन पर लेटकर मरने की एक्टिंग करता है। बाकी बचे हुए लोग या तो उन भूखे भेड़ियों से बचने के लिए भाग रहे थे या पास खड़े इंस्ट्रक्टर्स की तरफ मदद मांगने भाग रहे थे। देखो, इन इंस्ट्रक्टर्स के चेहरे पर चिपकी उस लंबी स्माइल पर मत जाना। वो इन सोसाइटी के कचरे और पैरासाइट से दिल से नफरत करते हैं, इसलिए मारपीट ही उनका इकलौता तरीका बन गया था। कहाँ कितनी जोर से मारना है और वाइटल एरियाज को कैसे अवॉइड करना है, उन्हें सब पता था। ऐसी वायलेंस जिसमें जान ना जाए पर सबक सीखने को मिल जाए। ली मिन्सू ये सब देख रहा था। आखिरकार कोई भी मर्डरर नहीं बनना चाहता, वो भी नहीं। पर अचानक डायरेक्टर उसके सामने खड़ा हो जाता है। बहुत इंटेंस है ना मेरे दोस्त, तुम तो अभी अभी आए हो और तुम्हें तो नर्वस होना चाहिए था, पर तुम तो यहाँ अपनी चालाकी भरी ट्रिक्स दिखा रहे हो। जैसे ही ली मिन्सू माफी मांगने वाला होता है, एक पैर उसके चेहरे पर पड़ता है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे चालाक शातिर चूहे बहुत पसंद हैं। अब से तुम मुझे एंटरटेन करने वाले चूहे हो। और वो ली मिन्सू को ऑर्डर देता है कि अब से वो सिर्फ चूहों, माउस की तरह चू चू की आवाज ही निकालेगा। कोई ऑप्शन ना होने की वजह से ली मिन्सू वैसा ही करता है। उसी वक्त दो इंस्ट्रक्टर्स रिपोर्ट करते हैं कि सबको ठीक कर दिया गया है। तो अब इन नए आए हुए क्रिमिनल यूथ्स के कपड़े उतार दिए जाते हैं और उन्हें एक साथ घुटनों के बल बैठा दिया जाता है। और उसके बाद शुरू होता है उनका इवैल्यूएशन। दूसरी तरफ कैंग वुक संग को चैंगसू का घर मिल जाता है। वो काफी देर तक डोर नॉक करता है पर कोई जवाब नहीं आता। तो वो कैंची निकालता है और लॉक को इस तरीके से तोड़ने या पिक करने का प्लान बनाता है। जल्द ही वो आराम से दरवाजा खोल लेता है। उसने बचपन से ही लॉक तोड़ने की इस स्किल में मास्टरी हासिल कर रखी थी। जब वो छोटा था तो वो और उसका भाई ली मिन्सू अक्सर खाली घरों में घुस जाते थे। मिन्सू बाहर हॉलवे में पहरा देता था, जबकि वो अंदर से हर कीमती चीज चुरा लाता था। बस 5 मिनट में वो पूरे घर के सारे कीमती आइटम्स गायब कर देते थे। उन्होंने कई सालों तक ऐसी चोरियां की जब तक पुलिस ने उन्हें पकड़कर ऑर्फनेज नहीं भेज दिया। तब जाकर उनकी ये लाइफ रुकी। उस दिन के बाद से कैंग वुक्सोंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो ये सब दोबारा करेगा। पर आज उसका इरादा चोरी करना नहीं था, बल्कि अपने भाई का पता लगाना था। और बेड पर बंधे हुए हाथों के साथ लेटा हुआ चैंगसू इस वक्त वो अकेला इंसान था जिसे पता था कि वो करेक्शनल फैसिलिटी कहाँ पर है। चैंगसू बेड पर रोते हुए लेटा होता है और बोलता है कि उसने फिर से पैंट में पॉटी कर दी है। अपने सामने इस मेंटली डिसेबल्ड लड़के को देखकर कैंग वुक्सुंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर किस तरह का रेफॉर्मेशन फैसिलिटी उसे इस हालत में पहुंचा सकता है। उनका कहना था कि वो हाइट से गिर गया था और उसके सर में चोट आई थी, पर उसके बॉडी पर कोई निशान या फ्रैक्चर नहीं था। मुझे लगता है तुम्हारी इस हालत के पीछे कोई और ही वजह है, राइट? पर चैंगसू अब उसके सवालों को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था। वो बस चिल्ला रहा था कि उसे पॉटी आई है। ये देखकर कैंग वुक्सुंग अपने सर पर हाथ मारता है। तुम्हारे लिए तो बस 4 हफ्ते थे, पर मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कब बाहर आएगा। तो जल्दी करो और मेरे सवालों का जवाब दो। कैंग वुक्सुंग अब बहुत परेशान और बेचैन यानी एंग्शियस हो रहा था, क्योंकि इतना खतरनाक चैंगसू बस 4 हफ्तों में ऐसी हालत में पहुंच गया था। तो वो सोचने से भी डर रहा था कि उसका भाई जब बाहर आएगा तो किस कंडीशन में होगा। पर चैंगसू अब पूरी तरह से एक मेंटली डिसेबल्ड बेवकूफ़ बन चुका था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस डर की वजह से बार बार यही बोलता रहा कि उसकी गलती थी, उसे मारना बंद करो। कैंग वुक्सुंग को समझ आ जाता है कि ये बंदा सच में पागल यानी मेंटली डिसेबल्ड हो चुका है। उससे और सवाल पूछना बस टाइम वेस्ट करना था। पर उसी टाइम उसकी नज़र अचानक चैंगसू के सीने पर मार्क किए हुए एक लेटर ग्रेड पर पड़ती है। और ये मार्क वही लेटर था जो करेक्शनल फैसिलिटी में एंटर करने वाले हर क्रिमिनल यूथ को दिया जाता था। डायरेक्टर हर यूथ के क्राइम की सिवेरिटी यानी कितना बड़ा क्राइम है इसके हिसाब से ये इवैल्यूएशन देता है। डायरेक्टर उस ग्रुप को देखता है और पाता है कि इस बैच में तो सारे बोरिंग छोटे मोटे कैरेक्टर्स आए हैं। पर तभी उसे किसी अलग बंदे पे नजर पड़ती है। वो ली मिन्सू होता है। वो एक्साइटमेंट में खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, मुझे पता था मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं देंगी। कंग्रेचुलेशंस माउस ली मिन्सू, तुम जितने लगते हो उससे कहीं ज्यादा वायलेंट हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बैच में इकलौता ग्रेड ए तुम निकलोगे। अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान तुम्हारा टाइम बहुत ही बढ़िया कटने वाला है।
उसी वक्त ये सुनकर ली मिनसू के अंदर बस एक खतरे की घंटी जोर से बजने लगती है। इधर उधर लोगों से पूछताछ करने के बाद कैंग वुक्सुंग योंजी गर्ल्स मिडिल स्कूल के गेट पर पहुंचता है। उसी वक्त स्कूल से छूटी हुई लड़कियों का एक ग्रुप मस्ती में बातें करते हुए बाहर आता है। एक लड़की को लगता है जैसे उसे कुछ कमाल की चीज दिख गई हो। वो जल्दी से अपनी दोस्त को रोकती है जो अभी भी कुछ खा रही थी और शर्मा रही थी, और उसे उस डायरेक्शन में देखने को कहती है। वहां पर कैंग वुक्सुंग एक साइकिल पर बैठा बुक पढ़ रहा होता है। उसके इतने हैंडसम लुक्स की वजह से दोनों लड़कियां तुरंत पिघल जाती हैं और उससे बात करने के लिए आगे आती हैं। मास्क पहनी हुई लड़की इशारों में पूछती है कि क्या वो कोई आइडल ट्रेनी है। कैंग वुक्सुंग अपने ईयरफोन्स निकालता है और सॉरी बोलकर कहता है कि वो नहीं है। वो पूछता है कि क्या वो उनसे कुछ पूछ सकता है, पर उसकी उस बिना सोचे समझे दी गई एक प्यारी सी स्माइल ने उन लड़कियों का दिल चुरा लिया। वो कहती हैं कि वो ना सिर्फ उसके सवालों का जवाब देंगी बल्कि अपने घर का एड्रेस भी दे सकती हैं। कैंग वुक्सुंग उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वो गू सेमिन नाम के किसी इंसान को ढूंढ रहा है, पर जैसे ही वो ये नाम सुनती हैं लड़कियों का एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो जाता है। वो भीड़ में इशारा करती हैं और कहती हैं, तुम उस पागल औरत को तो नहीं ढूंढ रहे ना? वो अभी अभी करेक्शनल फैसिलिटी से छूट कर आई है। अगले ही सेकंड गू सेमिन की घूरती हुई निगाहें फील करके वो डर जाती हैं और तुरंत अपनी उंगलियां नीचे कर लेती हैं। देखो, कैंग वुक्सुंग आगे बढ़ता है और गू सेमिन का रास्ता रोक लेता है, जानबूझकर उसको वहां से जाने नहीं देता। रास्ता ब्लॉक होने पर गू सेमिन पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। कैंग वुक्सुंग कहता है कि उसे उस करेक्शनल फैसिलिटी के बारे में उससे कुछ सवाल पूछने हैं। पता है, करेक्शनल फैसिलिटी का नाम सुनते ही गू सेमिन उसे धक्का देकर साइड करती है और कहती है कि दफा हो जाओ और उसे परेशान करना बंद करो। उसी वक्त कैंग वुक्सुंग अपना सिर झुकाता है और एक्सप्लेन करता है कि उसका इरादा उसे बुरा फील करवाने का नहीं था, पर सच बताऊं तो उसका भाई अब उस जगह भेज दिया गया है। ये सब सुनने के बाद भी गू सेमिन रुकती नहीं है। जैसे ही कैंग वुक्सुंग सोचता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट पूछ लिया, अचानक एक मोटरसाइकिल हेलमेट उसकी तरफ फेंका जाता है। गू सेमिन उसे बाइक पर बैठने का इशारा करती है। उसे लगता है कि उन्हें यहाँ बीच रास्ते में करेक्शनल फैसिलिटी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। रास्ते में कैंग वुक्सुंग पूछता है कि आखिर किस बात ने उसका माइंड चेंज कर दिया। रीज़न ये था कि गू सेमिन का भाई भी अभी तक वहीं पर था, और जहाँ तक उस करेक्शनल फैसिलिटी की बात है वो उसे बस एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करती है, हेल। इसी वक्त जो क्रिमिनल बच्चे अभी अभी उस करेक्शनल फैसिलिटी में भेजे गए थे वो पहले ही 3 घंटे की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग झेल चुके थे। वो इतने थक चुके थे कि उनके मसल्स लगातार कांप रहे थे। वो बस यही उम्मीद कर रहे थे कि ये घटिया पनिशमेंट जल्दी से खत्म हो जाए। पर अगले ही सेकंड इंस्ट्रक्टर का ऑर्डर आते ही ली मिनसू जोर से चूहे जैसी आवाज़ें निकालने लगता है, जबकि बाकी लोग सुअर जैसी आवाज़ें निकालते हैं। इंस्ट्रक्टर्स गाली देते हुए बोलते हैं कि उनकी आवाज़ें गलत हैं। जब वो 1 चिल्लाएं तो पिग की आवाज़ आनी चाहिए, जब वो 2 चिल्लाएं तो ऊह जैसी आवाज़ आनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर के ऑर्डर्स पर वो क्रिमिनल बच्चे उठक बैठक करते हुए पिग और ऊह की आवाज़ें निकालने लगते हैं। ली मिनसू की हालत थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड थी। उसे बस लगातार चूहे वाली आवाज़ें निकालनी थी। जानवरों की उन आवाज़ों का इस तरह ऊपर नीचे होना प्लेटफॉर्म पर खड़े डायरेक्टर को बहुत मज़ा दे रहा था। उसे लगता है कि जानवरों की आवाज़ें हमेशा कितनी कमाल की होती हैं। देखो, एक लड़का थक कर जमीन पर गिर जाता है और उसके गिरते ही इंस्ट्रक्टर उस पर मुक्के और लाते बरसाने लगता है और फिर चिल्लाता है, एक लड़का पीछे रह गया, सब लोग शुरू से स्टार्ट करो। वो क्रिमिनल लड़का एक्सप्लेन करता है कि उसके पेट में सच में बहुत दर्द हो रहा है और वो इंस्ट्रक्टर के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे बाथरूम जाने दे। इंस्ट्रक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जब तू नया आया था तब तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, अब इतना सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी डायरेक्टर की नज़र इस सिचुएशन पर पड़ती है और वो इंस्ट्रक्टर को रोक देता है। वो उस लड़के के पास आता है और कहता है, तुमने बोलने से पहले ज़रूर काफ़ी देर तक बर्दाश्त किया होगा, तो डरो मत, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें बाथरूम जाने का एक चांस दूंगा। फिर वो बाकी लोगों से पूछता है कि क्या किसी और को बाथरूम जाना है। डायरेक्टर को इतना समझदार दिखते हुए भीड़ में से एक एक करके सब लोग हामी भरने लगते हैं। जल्दी ही बाथरूम जाने वालों की एक लंबी लाइन लग जाती है। ली मिनसू और उस लाइन में खड़े लोग सोच रहे थे कि क्या वो सच में उन्हें बाथरूम भेजेंगे। अगर जो लोग नहीं जाएंगे उन्हें ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तो फिर हर कोई यही नाटक करेगा कि उनके पेट में दर्द है और ट्रेनिंग छोड़ देगा। ऊपर से डायरेक्टर थोड़ी देर पहले तो उन्हें जान से मारने वाले लुक्स दे रहा था। उसका ये नया बर्ताव ली मिनसू को बहुत अजीब लग रहा था। सच बताऊं तो ली मिनसू को समझ आ गया था कि बिना किसी कीमत के मिलने वाली अच्छाई पहाड़ों पर लगे उन अनजान फलों की तरह होती है। वो जितने मीठे और टेम्पटिंग लगते हैं, लोग उन्हें तोड़ने से खुद को उतना ही रोक नहीं पाते। ये सोचकर ली मिनसू अपना हाथ उठाता है और चूहे की तरह चू चू करने लगता है।
इंस्ट्रक्टर के मजबूर करने पर जब वो इंसानों वाले लफ्ज बोलता है तो वो कहता है कि उसने ज़्यादा ताकत लगा दी थी, जिसकी वजह से उसके पेट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पर अब वो ठीक है और वापस ट्रेनिंग करना चाहता है। इंस्ट्रक्टर उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे डांटता है, पर ली मिनसू उस बाथरूम वाली लाइन से बाहर निकल जाता है। उसे अच्छे से पता है कि यहाँ के लोग उन्हें जानवर समझते हैं। बाथरूम यूज करना तो इंसानों का काम है, इसका जानवरों से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर में जो बच्चे बाथरूम जाना चाहते थे उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया जाता है। डायरेक्टर बड़े प्यार से उन्हें कहता है कि उनके पास आराम करने के लिए 30 मिनट है। ये सुनकर बाथरूम वाली लाइन में खड़े लड़कों के चेहरे पर एक जीत वाली स्माइल आ जाती है। पर अचानक डायरेक्टर उनकी तरफ इशारा करके कहता है, तुम लोग किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। वो अनाउंस करता है कि जो लोग लाइन से बाहर नहीं आए थे वो आराम कर सकते हैं। और रही इस लाइन की, उन्हें अब ह्यूमन सेंटीपीड वाली ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। ली मिनसू सच में ऊपर वाले का शुक्र मना रहा था कि उसने कुछ गड़बड़ भांप ली थी और लाइन से बाहर आ गया था। पता है, सेंटीपीड्स ऐसे कीड़े होते हैं जिन्हें इंसानों और जानवरों से नीचा माना जाता है। इन क्रिमिनल लड़कों को अपने दोनों हाथों के सहारे एक दूसरे के पीछे सिर से बट तक लगकर चलना था। अगर कोई इस बीच गिर गया तो टाइमर वापस शुरू हो जाएगा। ये उनके प्यारे डायरेक्टर का उनके लिए बनाया गया फुल्ली ऑटोमेटिक डाइजेस्टिव टॉयलेट था। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन्हें इंस्ट्रक्टर्स से लगातार पिटाई खानी पड़ती है। 30 मिनट के बाद इंस्ट्रक्टर्स उनकी बॉडीज को ठंडे पानी से धोते हैं ताकि उनकी बदबू वहां की हवा को खराब न करे। जो लड़के 3 घंटे पहले किसी जंगली जानवर की तरह थे, वो अब कटने के लिए तैयार जानवर बन चुके थे। जैसे ही स्पीकर्स से छुट्टी की बेल बजती है, आज का ट्रेनिंग सेशन आखिरकार खत्म हो जाता है। अब बारी थी खाने और डॉर्मेटोरी असाइन होने की। ली मिनसू ट्रे में रखे खाने को देखता है, जो एकदम सुअरों के खाने पिग फीड जैसा लग रहा था। वो सोचता है कि क्या सच में कोई इंसान ये खा सकता है। वहां बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, ना ही कोई बर्तन थे। पूरी भीड़ जानवरों की तरह खा रही थी। खाने से पहले एक इंस्ट्रक्टर उन्हें ग्रैटिट्यूड सॉन्ग गाने को कहता है। ऑर्डर मिलते ही इंस्ट्रक्टर्स एक बड़ी सी स्माइल के साथ एक साथ गाना शुरू करते हैं। हम इंसान नहीं हैं, हम सुअर और कुत्ते हैं। हमें जो भी दिया जाता है हम वही खाते हैं। ये ग्रैटिट्यूड सॉन्ग फ्रेम करके कैफेटेरिया के बिल्कुल बीच में टंगा हुआ था। ली मिनसू को रियलाइज होता है कि ये लोग उन्हें सिर्फ बातों में जानवर नहीं बुलाते, बल्कि वो सच में उन्हें जानवर ही समझते हैं। वो अपने हाथों से खाना उठाता है और मुंह में डाल लेता है, ये डिसाइड करते हुए कि चाहे उसकी पहचान जो भी हो, अभी उसे सिर्फ एक ही काम करना है। जब तक वो यहां से निकल नहीं जाता, बस बर्दाश्त करना है। इसी बीच गू सेमिन कैंग वुक्संग को एक पहाड़ी की चोटी पर ले आती है, जहां से पूरी रिफॉर्मेशन करेक्शनल फैसिलिटी का नज़ारा साफ दिख रहा था। कैंग वुक्संग पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो जगह नर्क है। गू सेमिन कहती है कि नर्क भी उस जगह से बेहतर है। वो इंसानों के रहने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। वहां रोज जो होता था उसके डरावने सपने उसे अभी भी आते हैं, और वो भारी मात्रा में स्लीपिंग पिल्स खाए बिना सो नहीं सकती। कैंग वुक्संग एक्सप्लेन करता है कि अपने भाई की रक्षा करना उसकी मां की आखिरी ख्वाहिश थी, और उसे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये नोटिस करते हुए कि वहां से रिहा हुए लोगों में से सिर्फ गू सेमिन ही बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, वो पूछता है कि वो वहां से सही सलामत कैसे बाहर आई। गू सेमिन एक पागलों जैसा एक्सप्रेशन बनाकर कहती है कि उसने इस तरह एक बेवकूफ होने का नाटक किया था। कैंग वुक्संग को लगता है कि वो मजाक कर रही है और उसे सीरियस होने को कहता है, पर यह सुनने के बाद गू सेमिन अपने बाल उठाती है। उसका सिर जलने के निशानों से भरा हुआ था। ये सीन देखकर कैंग वुक्संग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखो, ये ऐसी जगह है जहां देश के सारे टॉप साइकोस इकट्ठे होते हैं। बस एक पल के इम्पल्स यानी गुस्से की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। किसने सोचा था कि वो किसी का सर गरम तेल की कढ़ाई में डाल देंगे, और मेरी ऐसी हालत देखकर उन्होंने मुझे जल्दी छोड़ दिया। ये सुनकर कैंग वुक्संग अपना सर नीचे कर लेता है और बार बार माफी मांगने लगता है, पर गू सेह्योन उसको कहती है कि उस पे दया मत दिखाओ, वरना वो उसे जान से मार देगी। फिर वो पूछती है, तुमने पूछा था ना कि इस मार्किंग का क्या मतलब है। जब वो सब बॉयज़ और गर्ल्स के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में पहुंच जाते हैं तो उन जुवेनाइल क्रिमिनल्स यानी बाल अपराधियों का लेवल उनके क्राइम्स के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद इन ग्रेड्स के बेसिस पर ही उन्हें रूम्स असाइन किए जाएंगे, जैसे कि ग्रेड ई रूम्स सिंपल वायलेंट यानी मारपीट वालों के लिए हैं, ग्रेड डी रूम्स ड्रग्स से रिलेटेड केसेस के लिए हैं, और ग्रेड सी रूम्स चोरी और फ्रॉड यानी धोखाधड़ी वाले केसेस के लिए हैं। एग्जाम्पल के लिए, जिस ग्रेड बी रूम में वो थी वो असॉल्ट यानी हमला करने के लिए था,
और तुमने जो बताया उसके हिसाब से तुम्हारा भाई ली मिनसू डेफिनेटली एक ग्रेड ए रूम में है, क्योंकि इस ग्रेड के रूम में सबसे खतरनाक विशियस क्रिमिनल्स इकट्ठे होते हैं, वो सारे यूथ्स जो मर्डर के चार्जेस पर अंदर आए हैं। जैसे ही ली मिनसू रूम के अंदर कदम रखता है, उन सब की खतरनाक नज़रें उस पर गड़ जाती हैं। वो समझ जाता है कि ये एक कन्फ्रंटेशन यानी आमना सामना है, इसलिए वो पीछे नहीं हट सकता। उसी वक्त एक क्रिमिनल अचानक बोलता है, डैम गाय, क्या तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करना नहीं आता? वो अपने हाथ की मुट्ठी रगड़ता है और पूछता है कि ली मिनसू कहाँ से आया है और यहाँ क्यों है। ली मिनसू जवाब देता है कि वो वेलफेयर ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम से है और जैंगल हाई स्कूल में पढ़ता है। जैसे ही वो चुप होता है, ये सारे वेटरन्स मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं और कहते हैं, एलीट ट्रैक वाले ऑर्फनेज का एक और बच्चा। एक वेटरन यहाँ तक कहता है कि वो जैंगल हाई स्कूल के किसी को जानता है। उसे याद आता है कि वो एक 3rd ईयर का स्टूडेंट है जिसका नाम जियाओ चैंगसू है। पर तभी शटअप कहने की एक जोर की आवाज़ गूंजती है। कई वेटरन्स तो तुरंत डर के मारे ठंडे पसीने छोड़ने लगते हैं। एक लंबे बालों वाला वेटरन ली मिनसू से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। अगर तुम्हें इस रूम में असाइन किया गया है तो तुमने पक्का काफ़ी बड़ा कांड किया होगा। अभी की सिचुएशन को देखकर लग रहा था कि ये लंबे बालों वाला बंदा ही इस रूम का बॉस होना चाहिए, इसलिए ली मिनसू बिना किसी हेजिटेशन के बोलता है, मर्डर की वजह से। जैसे ही वो ये बोलता है, उस लंबे बाल वाले वेटरन को छोड़कर बाकी सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके चेहरे पर ठंडा पसीना आने लगता है और वो कहते हैं, ये झूठ तो नहीं हो सकता ना। उनका ये अजीब रिएक्शन देखकर ली मिनसू सोचने लगता है, क्या यहाँ सिर्फ उसने ही किसी को मारा है? उसने सोचा था कि वो उसे सेम क्राइम्स वाले लोगों के साथ रखेंगे, पर अब लग रहा है कि यहाँ मर्डर ही सबसे सीरियस क्राइम है। और क्राइम की सीवियरिटी का कनेक्शन यहाँ के पावर डिस्ट्रीब्यूशन से है। तभी एक वेटरन अचानक उस लंबे बाल वाले बंदे से कहता है, लगता है हमारे पेट डॉग को अभी भी रुकी ही बनकर रहना पड़ेगा। ली मिनसू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो लंबे बाल वाला बंदा बॉस ना होकर बल्कि यहाँ सबसे नीचे की पोस्ट पर हो? पर अगले ही सेकंड उसे रियलाइज होता है कि उसकी सोच गलत थी। वो लोग उस लंबे बाल वाले वेटरन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उस सफ़ेद बाल वाले बंदे के बारे में बात कर रहे थे जो उस लंबे बाल वाले वेटरन के बट के नीचे एक बेंच की तरह यूज़ हो रहा है। वो यहाँ सबसे नीचे की पोस्ट पर है। वो लंबे बाल वाला बंदा अचानक खड़ा हो जाता है और कंप्लेन करता है कि ऐसे बैठना सच में बहुत अनकंफर्टेबल है। ये सुनने के बाद वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जिसने अभी माफ़ी मांगने के लिए इंसानों वाली आवाज़ में बात की थी, उसको एक वेटरन पीटने लगता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने दोबारा इंसानों वाले शब्द बोले। बेचारा हेल्पलेसली सफ़ेद बालों वाला बंदा बस चूहों की तरह चूं चूं की आवाज़ें निकाल पाता है। ये सीन बिल्कुल ली मिनसू के पिछले एक्सपीरियंस जैसा ही था। कमज़ोर लोगों को चाहे बाहर हो या अंदर हमेशा डराया धमकाया जाता है। इसलिए उसी वक्त ली मिनसू चुपचाप अपने मन में ठान लेता है, अगर उन्हें लगता है कि वो उस पर ऑर्डर चला सकते हैं तो उससे बेहतर है कि वो एक मर्डरर की तरह ट्रीट होना एक्सेप्ट कर ले। शाम के 7 बजे ये उनका रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन का टाइम था। करेक्शनल फैसिलिटी के क्रिमिनल बच्चों को हर दिन 10 सेल्फ रिफ्लेक्शन एसेज लिखने पड़ते हैं, पर ली मिनसू को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या लिखे। आखिरकार जिस ब्लॉन्ड ने उसे बुली किया था उसे तो उसने नहीं मारा था ना। अचानक पेपर का एक गोला ली मिनसू की डेस्क पर आकर गिरता है। 2 वेटरन्स उन रिफ्लेक्शन पेपर्स से बेसबॉल गेम खेल रहे थे। ली मिनसू क्यूरियोसिटी से पूछता है कि क्या वो लोग रिफ्लेक्शन एसेज नहीं लिख रहे। वो वेटरन कहता है, उन बकवास चीज़ों में टाइम क्यों वेस्ट करना, हमारा पेट डॉग वैसे भी हमारे लिए वो सब लिख देगा। और वो ली मिनसू को भी लिखने से मना करता है, बोलता है सब कुछ पेट डॉग को दे दे। पर उसी वक्त सफ़ेद बालों वाला बंदा अपने क्रॉच को पकड़ता है और कुत्ते की तरह 2 बार भौंकने की आवाज़ निकालता है। वेटरन की परमिशन मिलने के बाद ही वो इंसानों वाले शब्द बोलता है और बताता है कि उसे बाथरूम जाना है। वो दोनों वेटरन्स उसे परेशान नहीं करते, वो उसकी ये रिक्वेस्ट मान लेते हैं। पर जैसे ही सफ़ेद बालों वाला बंदा फारिग होने वाला होता है, एक वेटरन उसके बट पर लात मारता है। वो कहता है कि सफ़ेद बालों वाला बंदा अब बस एक कुत्ता है, इंसान नहीं, इसलिए उसे कुत्ते की तरह ही पेशाब करना चाहिए। उन दोनों वेटरन्स के सुपरविजन में सफ़ेद बालों वाले बंदे के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। शाम के 8 बजे नहाने का टाइम। हर किसी के पास सिर्फ सोप और पानी का यूज़ करके नहाने के लिए 3 मिनट होते हैं। और जिस चीज़ को ली मिनसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वो ये थी कि सोप की एक छोटी सी टिक्की को 50 लोग शेयर कर रहे थे। शाम के 9 बजे इंस्ट्रक्टर्स की इंस्पेक्शन और रोल कॉल का टाइम होता है। वेटरन्स और ली मिनसू लाइन से 1 से 5 तक काउंट करते हैं। पर जब सफ़ेद बालों वाले बंदे की बारी आती है तो वो सबको शॉक करते हुए भौंकने की आवाज़ निकालता है। बिना सोचे ही पता चल रहा था कि ये क्लियरली उन वेटरन्स की तरफ से एक धमकी थी। अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद उसकी पिटाई होगी, और अगर वो बात मानेगा तो इंस्ट्रक्टर्स उसकी पिटाई करेंगे। सफ़ेद बालों वाला बंदा चाहे जो भी चॉइस ले, वो पिटने से तो नहीं बच सकता। पर सफ़ेद बालों वाला बंदा ये समझ जाता है, इंस्पेक्शन के बाद के लंबे टॉर्चर से बेहतर है कि अभी थोड़ी देर की पिटाई खा ली जाए। रात के 10 बजे लाइट्स आउट और सोने का टाइम। इस तरह दिन खत्म होता है।
इस वक्त ली मिनसू का दिल अजीब मिक्स्ड इमोशन से भरा हुआ है और उसे नींद नहीं आ रही, क्योंकि उसके बगल में सो रहा सफेद बालों वाला बंदा बीच बीच में रो रहा है। एक सीनियर इनमेट कंप्लेन करता है, तुम इंसानों की तरह क्यों रो रहे हो? व्हाइट हेयर तुरंत अपना मुंह ढक लेता है, सिसकियां लेते हुए चूं-चूं की आवाजें निकालने लगता है। करेक्शनल फैसिलिटी में रहते हुए उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सुबह 5:30 बजे क्लीनिंग और रोल कॉल इंस्पेक्शन का टाइम होता है। 6 बजे रोल कॉल के बाद स्टाफ मेंबर्स ब्रेकफास्ट देने आते हैं। टेबल पर ली मिनसू क्यूरियोसिटी से पूछता है कि हम कैफेटेरिया में खाना क्यों नहीं खा रहे? बाल्ड सीनियर इनमेट उसे बताता है, क्योंकि आज दोपहर को आउटडोर ट्रेनिंग है, इसलिए आज वो लोग अंदर खा रहे हैं। इस बार इंस्ट्रक्टर्स ने इंसानियत दिखाते हुए उनके लिए चम्मच भी रखे थे। मिनसू आगे पूछता है कि मील टाइम पर पेट डॉग कहाँ गया? ये सुनकर सारे सीनियर इनमेट्स टेबल के नीचे देखने लगते हैं। तभी मिनसू को अचानक रियलाइज होता है कि ये जो बिना वजह की आई हुई टेबल है, ये एक्चुअली में व्हाइट हेयर ही है, जो एक टेबल का काम कर रहा है। मिनसू कहता है कि जब वो काम कर रहा है तो उसे कम से कम थोड़ा खाना तो मिलना ही चाहिए। बाल्ड सीनियर उसे कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो बॉबी का दोस्तों की तरह ध्यान रखेंगे। टैटू वाला सीनियर भी बीच में बोलता है कि बिल्कुल सही बात है, ऐसी जगह और कहाँ मिलेगी जहां दोस्त उसे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। ये बोलकर वो अपना बचा हुआ झूठा खाना एक साथ डालते हैं और उसे मिक्स कर देते हैं। अच्छे दोस्तों के हाथों का बना हुआ एक टेस्टी डॉग फूड सामने आ जाता है। ये बॉबी का स्पेशल मील है। व्हाइट हेयर अंदर ही अंदर बहुत घिन फील कर रहा था। उसके पास नीचे झुककर कुत्ते की तरह खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसे पिटने का डर था। पर तभी मिनसू चिल्लाते हुए टेबल को लात मारकर गिरा देता है, इसे मत खाओ। सीनियर इनमेट्स इस सीन को देखकर एकदम कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। मिनसू व्हाइट हेयर से पूछता है, क्या तुम सच में खुद को एक कुत्ता समझ रहे हो, मून ह्योन-जुन? पर इसके बजाय व्हाइट हेयर के चेहरे पर उम्मीद या शुक्रगुजारी का कोई निशान नहीं दिखता। उसके चेहरे पर सिर्फ डर था। ये सब उस लंबे बाल वाले सीनियर गू से ह्योन का किया धरा था। वो मिनसू को वॉर्न करता है, इस जगह का अपना एक हायरार्की सिस्टम और रूल्स हैं। तुम लेट आए हो तो तुम्हें इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो लीडर बनने के लिए लड़ो, पर उससे पहले तुम्हें ये राइट यानी हक कमाने के लिए व्हाइट हेयर बॉबी को हराना होगा, क्योंकि एक बार चैलेंज इशू हो गया तो व्हाइट हेयर का रैंक मिनसू से ऊपर हो जाएगा। अगर मिनसू हार गया तो वो इस रूम का नया पेट डॉग बन जाएगा। मिनसू गाली देते हुए कहता है, ये डैम हायरार्की गेम कितना चाइल्डिश है। पर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि व्हाइट हेयर मून ह्योन-जुन उसे एक भूखे भेड़िए की तरह घूर रहा है। जैसे ही मिनसू कहता है कि उन्हें ये सब बंद कर देना चाहिए, व्हाइट हेयर का मुक्का सीधा उसके चेहरे पर आकर लगता है। उसे पता है कि पेट डॉग के स्टेटस से बचने का आज शायद उसका आखिरी चांस है, इसलिए वो इस मौके को गवा सकता। ये फाइट देखकर सीनियर इनमेट्स चिल्लाने लगते हैं, गुड जॉब बॉबी, अपने रुकी स्टेटस से छुटकारा पाने का ये तुम्हारा चांस है। वो मिनसू पर टॉन्ट भी मारते हैं, तुम पलटकर वार क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम नया पेट डॉग बनना चाहते हो? मिनसू जानता है कि ये फाइट हारने का मतलब है सबसे बॉटम पर गिर जाना, पर व्हाइट हेयर का अपने आंसू पोंछते हुए उसे पीटना मिनसू को सच में कंफ्यूज कर रहा था। इसी बीच कैंग वुक्सुंग वेलफेयर ऑर्फनेज पहुंचता है। डायरेक्टर कहती है कि वो कल इनलिस्ट होने यानी फौज में शामिल होने वाला है। क्या उसने अपनी ज़रूरत का सारा सामान रख लिया है? वुक्सुंग, जिसके हाथ में एक पेंगुइन डॉल होती है, कहता है कि सब पैक हो गया है। ये उसके और मिनसू के लिए खजाने यानी ट्रेजर्स हैं। डायरेक्टर कहती है कि वो दोनों भाई ऑर्फनेज के सबसे बड़े ट्रबल मेकर्स थे, खासकर वुक्सुंग, जो हमेशा बाकी बच्चों से लड़ता रहता था। बच्चे इतने डरे हुए थे कि ऑर्फनेज के पास आने की हिम्मत भी नहीं करते थे। वुक्सुंग एक्सप्लेन करता है कि उन्हें गलत फहमी हुई थी। हालांकि मैं बच्चों से बहुत लड़ता था, पर वो मुझसे नहीं डरते थे, वो मिनसू से डरते थे। असली डरावना पागल मैडमैन तो वो है। एक बार अगर वो भड़क गया तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अभी व्हाइट हेयर रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी, जबकि उसके मुक्के और लातें कोई रहम नहीं दिखा रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था, वो अब पहले की तरह बॉबी बनकर नहीं रहना चाहता। मिनसू बुरी तरह पिट जाता है, अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर पड़ा होता है। वो बॉल्ड सीनियर, जो पहले ली मिनसू के मर्डरर होने की बात सुनकर डर गया था, अब अपने असली रंग दिखाता है। जैसे वो ये मान चुका हो कि मिनसू अब बॉबी बन गया है। वो सिर्फ उसे पीटकर सेटिस्फाइड नहीं था, बल्कि वर्बल टॉन्ट यानी बातों से मजाक भी करता है। इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया था, यू ट्रैश लूजर। पर जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, उसके सिर पर एक बहुत ही वायलेंट मुक्का पड़ता है। जैसे कोई कीवर्ड ट्रिगर हो गया हो, मिनसू पूरी तरह ट्रांसफॉर्म यानी बदल जाता है। बस एक मुक्के में वो उस बॉल्ड सीनियर को बेहोश कर देता है। ये सीन बाकी सबको हिलाकर रख देता है, खासकम व्हाइट हेयर मून ह्योन-जुन को, जो वहीं का वहीं जम जाता है। जैसे वुक्सोंग ने कहा था, सच में टेरिफाइंग तो वो है।
गुस्से में मिंसू के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल होता है, यहां सबको बॉबी बना देना। मैंने कहा था ना, तुम सब नए बॉबी बनोगे। पर तभी एक सीनियर उसकी पीठ पर लात मारता है। अब 3 सीनियर्स एक साथ मिल चुके थे। हम सबको बॉबी बनाएगा? तू पागल है क्या? ज्यादा टफ बनने की एक्टिंग मत कर। ये ग्रेड ए रूम है। ये जगह ऐसे लोगों से भरी हुई है जिन्हें लगता है कि वो टफ हैं। हमने तेरे साथ नरम यानी लीनियंट बर्ताव इसलिए किया क्योंकि तू एक अबैंडन्ड ऑर्फन है। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक प्लंजर यानी टॉयलेट साफ करने वाला पाइप उसके मुंह में घुसा दिया जाता है। अब क्योंकि वो कीवर्ड दोबारा ट्रिगर हो गया था, मिंसू और भी ज्यादा भड़क जाता है और दहाड़ते हुए कहता है, शट अप। फिर वो उस सीनियर के चेहरे पर पंच मारता है, जिससे वो प्लंजर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये देखकर बाकी दोनों सीनियर्स अब चुप नहीं बैठ पाते और आगे बढ़ते हैं। एक तो उसे जान से मारने की धमकी भी देता है, पर अगले ही पल का सीन उन्हें वहीं जमा देता है। मिंसू टूटे हुए प्लंजर को किसी वेपन की तरह पकड़े होता है। उसकी आंखें एक पागल की तरह होती हैं जब वो उनकी तरफ इशारा करता है। मुझे मारोगे? क्या तुमने कभी किसी को मारा है पहले? दूसरी तरफ एक गोल्फ कोर्स में काउंसिलमैन कांग आराम से अपना क्लब घुमाते हैं और उनके सबॉर्डिनेट्स तुरंत तालियां बजाते हैं, उनकी चापलूसी करते हुए। वुक्सोंग पास ही घटनों के बल बैठा होता है। काउंसिलमैन उससे पूछते हैं कि उसे वो चीज़ कैसे मिली। वुक्सोंग कहता है कि हालांकि अभी जल्दी है, पर वो एनलिस्ट होने के लिए तैयार है। प्रायोरिटी यूथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये आपके पॉलिटिकल करियर को बेनिफिट करेगा। ये सुनकर काउंसिलमैन कांग हंसने लगते हैं। जो लड़का मेरे बारे में सोच रहा है, उसने खुद का मेडिकल स्कूल एडमिशन खो दिया। इसे क्लियरली एक्सप्लेन करो वुक्सोंग। क्या ये उस भाई की वजह से है जो करेक्शनल फैसिलिटी में है? पर अगर तुम अभी एनलिस्ट हो भी जाते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें यूथ करेक्शनल फैसिलिटी में असाइन किया जाएगा। ये सुनकर वुक्सोंग कहता है, इसी वजह से मैं यहां आपसे मदद मांगने आया हूं। अगर कोई ऐसा करवा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं फादर। पर काउंसिलमैन जवाब देते हैं, मैं तुम्हारे भाई का फैलाया कचरा क्यों साफ करूं? जैसे ही वुक्सोंग को लगता है कि उसके फादर आखिरकार उसकी मदद नहीं करेंगे, काउंसिलमैन अपना टोन चेंज करते हैं। अगर तुम आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करो और मुझे प्रेसिडेंट बनने में मदद करो तो क्यों नहीं, आओ अपने डैड को प्रेसिडेंट बनने में मदद करो। इसी वक्त मिंसू एक भूखे भेड़िए की तरह सीनियर्स पर दहाड़ता है, बॉबीज की फौज सजा के लिए तैयार हो। पर अगले ही सेकंड वो सीनियर जो गिरा हुआ था वो अचानक उठता है और मिंसू को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है। फिर बाल्ट सीनियर बिना रुके मिंसू के सिर पर मुक्का मारता है। एक मुक्के के बाद मिंसू एकदम शांत हो जाता है। उस सीनियर को डर लगने लगता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया, इसलिए जिसने उसे मारा था वो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगते हैं। पर यह सब मिंसू की एक्टिंग थी। वो अचानक पूरी ताकत लगाता है। जो सीनियर उसे पकड़े हुए था उसकी ठोड्डी पर अपना सिर मारता है और तुरंत बाल्ट सीनियर के क्रॉच पर लात मारता है। बस एक पल में मिंसू पूरा गेम पलट देता है। फिर गू से ही उसकी तरफ चलता हुआ आता है। तुम्हारा ट्रिगर वर्ड पक्का मदर होगा या फिर अबैंडन सुनकर तुम्हें गुस्सा आता है? कितनी दुख की बात है। क्या तुम्हारी माँ को पता है कि जिस बेटे को उसने छोड़ दिया था वो एक मर्डरर बन गया? जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, मिंसू उस प्लंजर के शार्प हैंडल से उस पर वार करता है, पर सेह्यून उसे आराम से एक हाथ से पकड़ लेता है। मिंसू गुस्से से गुर्राता है, अभी माफी मांगो वरना तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। सेह्यून कंफ्यूज होकर पूछता है, मैं माफी क्यों मांगूं? तुम्हारी मां के तुम्हें छोड़ने के लिए या तुम्हारे मर्डर करने के लिए? बस करो, अब यहीं रुक जाते हैं। ये कहकर सेह्यून अपनी पकड़ ढीली कर देता है। वो चिल्लाता है, मैंने नहीं किया, इसने शुरू किया था। फिर मुड़कर अपने हाथ सिर पर रखकर खड़ा हो जाता है। मिंसू को अभी भी समझ नहीं आता कि वो क्या बकवास कर रहा है, जब वो अपना सिर घुमाकर देखता है कि 3 गार्ड्स डंडे लेकर उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। यहां आते ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कीड़े। बाकी सीनियर इनमेट्स पहले ही दीवार की तरफ मुंह करके हाथ सिर पर रखकर खड़े थे। अब मिंसू को उन डंडों से एक भयंकर पिटाई मिलने वाली थी। सेह्यून रिपोर्ट करता है, ली मिंसू ने रूम में लोगों पर हथियार से हमला किया। इस बीच किसी को चोट भी आई। मैं पूरी डिटेल्स एक रिपोर्ट में लिखकर आपको सबमिट कर दूंगा। इंस्ट्रक्टर उनसे पूछता है, क्या तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? क्या इसने खुद ही ये सब किया? हर कोई एक आवाज में जवाब देता है, बिल्कुल सही। थोड़ा सोचने के बाद वो पेट डॉग व्हाइट हेयर भी रिप्लाई करता है, हाँ, यस। फिर मिंसू को किसी मरे हुए कुत्ते की तरह इंस्ट्रक्टर द्वारा दरवाजे तक घसीटा जाता है। अब आगे उसका क्या होगा? 15 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी रूम को पनिशमेंट रूम भी कहा जाता है।
ये एक ऐसी जगह है जहां ट्रबल मेकर्स को कुछ टाइम के लिए अकेला बंद कर दिया जाता है। यहां बिताए गए दिन टोटल डिटेंशन टाइम में काउंट नहीं होते। इसका मतलब है कि मिन्सू ने अपना डिटेंशन पीरियड खुद ही बढ़ा लिया था। वहां न सिर्फ 24 घंटे उस पर नजर रखी जाएगी, बल्कि सोने तक उसे घुटनों के बल बैठे रहना होगा। और भी बुरी बात यह है कि उसके हाथ और पैर बंधे रहेंगे। वो खाना भी किसी जानवर की तरह बस अपने मुंह से खा पाएगा। सिर्फ टॉयलेट यूज करते समय ही उसके बंधन खोले जाएंगे। पर वहां एक और डरावनी प्रॉब्लम थी। कोई टॉयलेट पेपर नहीं था। साफ सफाई के लिए उसे सिर्फ अपने पीछे लगे पानी के नल का यूज करना होगा। शाम 7 बजे के बाद रिफ्लेक्शन का टाइम भी होता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी उसे एक रिफ्लेक्शन लेटर लिखना होगा। इस बार मिन्सू पहले से डबल लिखता है, पर वो जो भी लिखता है वो रूम के सीनियर इनमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बातों के बारे में होता है। उसे लगता है कि यहाँ हर कोई प्रॉब्लमैटिक है, उनमें कोई खराबी है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो लंबे बाल वाला गू सेह्योन है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे उस कमीने यानी बास्टर्ड को नीचे गिराना ही होगा। अनजाने में मिन्सू की आंख लग जाती है। उसे बचपन की उन चीज़ों के सपने आते हैं। वो और वुक्सोंग एक आग की लपटों से घिरे घर के सामने खड़े थे। फिर अचानक उसकी नींद खुलती है, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मिन्सू अपना सिर जमीन पर पटकता है और गाली देता है, डैम इट। शायद ये एनवायरनमेंट ही उन बुरी यादों को बार बार उसके सपनों में ला रहा है। इस वजह से मिन्सू दोबारा सोने से डरता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वही बुरा सपना यानी नाइटमेयर वापस ना आ जाए। जल्दी ही वो 15 दिन पूरे हो जाते हैं। मिन्सू उस असाइंड रूम में वापस आता है। वो उन सीनियर इनमेट्स को खतरनाक नज़रों से देखता है, फट पड़ने के लिए एकदम तैयार। पर सरप्राइज करते हुए सीनियर स्माइल के साथ माफ़ी मांगते हैं। हम माफ़ी मांगते हैं, हमने पहले कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। बॉबी ने डिसाइड किया है कि वो अब बॉबी वाला खेल नहीं खेलेगा। अब से आओ मिलजुल कर रहें। ये देखकर मिन्सू सोचता है कि वो सच में सुधर गए हैं। पर जैसे ही वो उनकी माफ़ी एक्सेप्ट करने वाला होता है, अगले ही सेकंड मिन्सू के सिर पर एक लात पड़ती है। सेयोन, जिसने वार किया था, वो टॉन्ट मारता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे मामाज बॉय? 2 सीनियर्स तुरंत आगे आते हैं और मिन्सू के हाथ पैर पकड़ लेते हैं। वो उसके मुंह में एक बदबूदार मोज़ा ठूंस देते हैं ताकि वो आवाज़ निकालकर इंस्ट्रक्टर्स को अलर्ट न कर सके। धीरे धीरे वो मिन्सू को उठाकर टॉयलेट की तरफ ले जाते हैं। सेयोन कहता है, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे इतना मिस किया, पर बदकिस्मती से एक और इंसान है जो तुमसे मिलने के लिए इससे भी ज्यादा बेचैन है। उसके बाद देखो वो गंजा सीनियर धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगता है और टॉयलेट में मिन्सू की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही मिन्सू को लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, अचानक एक आवाज आती है, बस करो। और सीनियर्स की हरकतें वहीं रुक जाती हैं। सेयोन वहां आए हुए उस नए गार्ड को देखता है। तुम नए गार्ड लगते हो, पर हमारे बीच में मत पड़ो। हम ये सब परमिशन लेकर कर रहे हैं। किसी की परमिशन मैटर नहीं करती। तुम्हें बाद में सजा मिलेगी। गार्ड धीरे धीरे पास आता है और अपना हाथ मिन्सू की तरफ बढ़ाता है। मिन्सू ऊपर देखता है और उसको देखते ही एकदम से जम जाता है। पता है, वो कांग वुक्सोंग था जो अचानक से एक गार्ड बनकर आ गया था। वो अपना हाथ मिन्सू की तरफ बढ़ाता है। उसने पहले से ही एक प्लान कैलकुलेट कर रखा था, बस अगर मिन्सू उसको फॉलो करे तो वो जल्द ही अपनी आज़ादी वापस पा लेगा। पर अभी मिन्सू उसको बाईपास करके सीधा उस गंजे सीनियर के जबड़े यानी जॉ पर एक जोरदार पंच मारता है। अभी तो अपनी पैंट उतारकर क्या करने की कोशिश कर रहा था। मिन्सू को भी पता है कि असली गुनहगार वो गंजा आदमी नहीं है, बल्कि उसके सामने खड़ा रूम बॉस गू सेह्योन है। तो बिना किसी हेजिटेशन के वो एक फाइटिंग स्टांस लेता है और सेह्योन को चैलेंज करता है। इसी बीच बाकी 3 सीनियर्स वुक्सुंग को घेर लेते हैं। वो लोग उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं, यानी साइज हिम अप। तुम गार्ड बनने के हिसाब से बहुत जवान लगते हो, पर खैर हर रूम के अपने रूल्स होते हैं और इन रूल्स की परमिशन मिली हुई है। या फिर तुम भी इस रूम के रूल्स फॉलो करोगे? वुक्सुंग जवाब देता है, तुम्हारा मतलब फाइटिंग रूल्स से है, तो मुझे लगता है मुझे भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये सुनकर उन सीनियर्स के चेहरे पर एक घमंडी यानी स्मग स्माइल आ जाती है। तो फिर अपनी बात से मत मुकरना और बाद में हिसाब बराबर करने के लिए अपने गार्ड स्टेटस का यूज मत करना। वुक्सुंग हल्के से स्माइल करता है, ये इशारा करते हुए कि वो हमेशा अपनी बात का पक्का यानी मैन ऑफ हिज वर्ड रहा है। दूसरी तरफ मिन्सू चाहे कितने भी पंच क्यों ना चला ले, वो सेह्योन को छू भी नहीं पा रहा था। सेह्योन उसका मजाक उड़ाता है, तुम्हारे पास तो ठीक से खड़े रहने की भी ताकत नहीं है, फिर भी तुम चिल्ला रहे हो, इस मौके का फायदा उठाते हुए। वो बाकी लोगों की सिचुएशन चेक करने के लिए मुड़ता है,
तब उसे पता चलता है कि बस उसी एक पल में वुक्सुंग ने सबको धूल चटा दी थी। इन सीनियर्स को तो पलटकर वार करने का चांस ही नहीं मिला। जैसे ही वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, मिन्सू का अटैक चुपचाप उसके पास आ जाता है। ध्यान भटका होने की वजह से उसके जबड़े यानी चिन पर मिन्सू का एक जोर का मुक्का पड़ता है। फिर मिन्सू जीत की खुशी में चिल्लाता है, तुम मुझसे लड़ रहे हो, प्लीज इधर उधर मत देखो। वो हिट खाने के बाद सेह्योन के माथे की नसें थोड़ी सी फूल जाती हैं। उसने सोचा था कि पहले अपने आप को रोकने से मिन्सू को समझ आ जाएगा कि कब रुकना है, पर अब वो डिसाइड करता है कि वो खुद इस बंदे को एक तगड़ा सबक सिखाएगा ताकि उसे समझ आए कि असली पावर गैप क्या होता है। क्या तुम्हें पता है बॉबी आखिर बॉबी क्यों बना? कभी ना हार मानने वाला मिन्सू दोबारा खड़ा होता है और उस पर लात चलाते हुए चिल्लाता है, कौन बॉबी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉबी कभी यहाँ का रूम बॉस था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अपनी औकात न पता होने और बिना सोचे समझे रेकलेसली हरकत करने की वजह से एक तरफा यानी वन साइडेडली पिटना पड़ा। मिन्सू उन दोनों के बीच के गैप को अच्छे से समझता है, पर उसे लगता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, इसलिए वो दोबारा अपना मुक्का चलाता है। इस रूम में तुम सबसे पैथेटिक यानी दस्ताने घटिया इंसान हो, पर बदले में उसे एक बहुत ही जोरदार स्ट्राइक पड़ती है। इस ब्लो के बाद पूरे रूम में एकदम शांति छा जाती है। मिन्सू को लगता है जैसे उसकी बॉडी से सारी ताकत निकल गई हो और उसका होश धूमिल हो रहा था। फिर भी वो सोच रहा था, डैम इट, मैं उस कुत्ते से पिट गया जिसने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। बस एक उस स्नीक किक के अलावा वो एक भी हिट नहीं मार पाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जब वो पिट रहा है, वुक्सोंग वहाँ प्रेजेंट है। वुक्सोंग मिन्सू से पूछता है, तुम्हें कैसा लग रहा है, जिंदा तो हो ना? पर मिन्सू बस अपनी आंखें बंद करता है और बेहोश हो जाता है। वुक्सोंग उसको देखता है और बेबसी में एक सांस छोड़ता है। फिर वो मिन्सू को पूरा अपने कंधे पर उठा लेता है। सेजोन उनको जाते हुए देखता है और पूछता है कि वो मिन्सू को कहाँ ले जा रहा है। इसको सबक सिखाने की जरूरत है। वुक्सोंग जवाब देता है, बिल्कुल, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांतवास में। इसने ऑर्डर खराब किया है और इसको सजा मिलनी चाहिए। पर सेह्योन इस वक्त कहता है, तुमने अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्यों ना मेरे साथ एक फाइट हो जाए? वुक्सोंग कहता है, अगर वो सजा नहीं चाहता तो उसे अपने वो वर्ड्स वापस लेने चाहिए और प्लीज फाइट मत करो, तुम्हारी बहन ने यही कहा था। ये सुनते ही सेह्योन वहीं का वहीं जम जाता है। जब मिन्सू दोबारा होश में आता है तो वो खुद को वापस उस सॉलिटरी रूम में पाता है। वो अपने दिल में गुस्से से ये डिसाइड करता है कि अगली बार जब वो रूम में वापस जाएगा तो वो सेह्योन के सारे बाल उड़ा देगा। बाद में अपने पेट में बहुत तेज दर्द फील होने पर वो टॉयलेट के ऊपर बैठ जाता है। फारिग होने के बाद उसे पता चलता है कि नल से पानी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वाइप करने के बाद वो अपने हाथ नहीं धो पाएगा। पर तभी उसकी नज़र पास रखे टॉयलेट पेपर पर पड़ती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। इस बार सॉलिटरी में न सिर्फ टॉयलेट पेपर रखा हुआ है, बल्कि उसके हाथ और पैर भी बंधे हुए नहीं हैं। तब उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ भूल गया है। अचानक कुछ याद आने पर वो उस लोहे के दरवाजे पर मुक्का मारता है और बाहर खड़े गार्ड पर चिल्लाता है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? पागल हो गए हो क्या? मेडिकल स्कूल जाने की बजाय इस जगह क्यों आए? क्योंकि तुम्हारे पास एक स्टेप फादर है तो बस खुशी से जियो ना। मुझे बचाने के लिए हीरो बनने का शौक क्यों चढ़ा है? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। इस मर्डरर कातिल की अब और फिक्र मत करो। एक किलर के लिए अपनी खुद की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? वुक्सोंग बहुत शांति से जवाब देता है, चाहे कोई भी तुम्हें मर्डरर कहे, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने किसी को नहीं मारा मिन्सू, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। फिर वुक्सोंग अपना पूरा प्लान एक्सप्लेन करता है। मिन्सू को बस वही करना है जो वो कहेगा और वो यहाँ से जल्दी बाहर निकल सकता है। बस शर्त यह है कि वो किसी इडियट की तरह बार बार सॉलिटरी में ना फेंका जाए। मिन्सू कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर इससे पहले उसकी एक रिक्वेस्ट है। वो उस लंबे बाल वाले घटिया आदमी से दोबारा लड़ना चाहता है। वुक्सोंग उससे पूछता है, ये जानते हुए भी कि तुम हार जाओगे, उससे दोबारा क्यों लड़ना चाहते हो? मिन्सू एक्सप्लेन करता है, क्योंकि उस आदमी ने माँ की बेइज्जती की थी। उसके कितना बोलते ही वुक्सोंग चुप हो जाता है। फिर वो कहता है, मैं बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर उसका नहीं जिसने माँ की बेइज्जती की हो। तो इस ड्यूअल के लिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जीतना कैसे है। पर अगर तुम माँ की बेइज्जती करने वाले उस इंसान से दोबारा हार गए तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। जब 15 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट खत्म होता है, मिन्सू अपने आसपास खड़े उन विशेष यानी खतरनाक सीनियर्स को फेस करता है और सच में खुद बॉबी बनने के लिए वॉलंटियर करता है, एकदम किसी पेट डॉग की तरह जमीन पर बैठकर। ये उनकी पहली स्ट्रैटेजी थी जो उन्होंने उन 15 दिनों में डिस्कस की थी।
बर्दाश्त करो और चुपचाप बात मान लो, ताकि पलटवार करने का एक अच्छा मौका मिल सके। बिल्कुल ऐसे ही मिन्सू उस रूम का दूसरा बॉबी बन जाता है। उसके पीठ का यूज सीनियर्स ओमोक खेलने के लिए एक गेम बोर्ड की तरह करते हैं। पर बस 1 घंटे बाद ही मिन्सू और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अचानक से गुस्से में खड़ा हो जाता है और दहाड़ता है, जिससे दोनों सीनियर्स डर जाते हैं। सीनियर्स उसको गुस्से से घूरते हैं। बॉबी बनने का इरादा बदल गया क्या अब? चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए हायरार्की यानी लेवल दोबारा सेट करें? ये सुनकर मिन्सू की सारी नसें फूल जाती हैं। वो सच में इस सामने खड़े आदमी को पीटना चाहता है, पर उसने वुक्सोंग से 5 दिन तक बर्दाश्त करने का वादा किया था। 5 दिन बाद अगर सुपरिंटेंडेंट बीच में आता भी है तो वुक्सोंग इस रूम में सब कुछ संभाल लेगा और मिन्सू के रिवेंज के लिए स्टेज सेट कर देगा। अभी के लिए उसे बस बर्दाश्त करते रहना है। ये सोचकर मिन्सू खुद को सपोर्ट देकर खड़ा करता है, अपने साफ पेट को बोर्ड बनाता है और उन्हें नया गेम शुरू करने को कहता है। दूसरे दिन वो एक स्पाइडर की तरह साफ सफाई करना सीख चुका है। तीसरे दिन वो और व्हाइट हेयर बॉबी यानी सफ़ेद बाल वाला बॉबी मिलकर सीनियर्स के रिफ्लेक्शन एसेज लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चौथे दिन तक वो ना सिर्फ एक पेट डॉग की तरह पेशाब कर सकता है, बल्कि सीनियर्स का बनाया हुआ स्पेशल मील भी खा सकता है, वो भी बहुत टेस्टी है बोलते हुए। मिन्सू जानता है कि अगर वो बस आज का दिन निकाल ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर वो इनह्यूमेन यानी गैर इंसानी मिक्स किया हुआ खाना उसे टॉयलेट में उल्टी करने पे मजबूर कर देता है। व्हाइट हेयर बड़े प्यार से कहता है, अगर तुम सब उल्टी कर दोगे तो तुम बहुत वीक हो जाओगे। वो स्माइल करता है और मिन्सू को एक कैंडी देता है। उसे कहता है कि दूसरों को मत बताना, वरना दोनों पिटेंगे। बस यहाँ बॉबी बनकर अपना बेस्ट देते हैं और कुछ मत सोचो। एक पल के लिए मिन्सू को समझ नहीं आता कि इस अचानक मिली अच्छाई को कैसे हैंडल करें, लेकिन उसका बॉबी बनने का टाइम सिर्फ आज तक ही है। लेकिन अक्सर ऐसी ही सिचुएशंस में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आउटडोर ग्रुप एक्टिविटीज के दौरान सीनियर्स दोनों बॉबीज मिन्सू और व्हाइट हेयर के साथ एक फ्रिस्बी कैचिंग गेम खेल रहे थे, पर फ्रिस्बी का पीछा करते हुए व्हाइट हेयर गलती से किचन क्रू के मेंबर्स से टकरा जाता है। जिनसे वो टकराते हैं वो लोग व्हाइट हेयर को गुस्से से घूरते हैं। क्या चल रहा है बे, हमसे लड़ना चाहते हो क्या? व्हाइट हेयर कांपते हुए पूछता है। फ्रिस्बी साथ खेलनी है क्या? उसी दौरान सेहन आराम से जमीन पर लेटा हुआ था, ये सोचते हुए कि वुक्सोंग उसकी बहन को कैसे जानता है। पर अचानक एक आवाज उसकी सोच तोड़ देती है। 3 किचन क्रू के सीनियर्स उससे पूछते हैं, क्या ये जमीन पर पड़ा कुत्ता तुम्हारा है इडियट? अपने ही कुत्ते को संभाल नहीं सकते क्या? क्या ये जानबूझकर किया था? हमारे किचन क्रू के साथ वॉर शुरू करनी है क्या? अपने रूम मेंबर को पिटता हुआ देखकर सीनियर्स तुरंत अपनी स्लीव्स ऊपर फोल्ड कर लेते हैं और फौरन अपॉलॉजी मांगने को कहते हैं। अगर वॉर करनी है तो आजा, हम डरते नहीं हैं। पर तभी सेहन कहता है, छोड़ो इसे, बात को बढ़ा मत दो, इसे समझदारी यानी रैशनली सॉल्व करते हैं, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर किचन क्रू का सीनियर हंसने लगता है। फिर वो व्हाइट हेयर के सर पर एक जोर की लात मारता है। तुम्हारी ये समझदारी मुझे सच में गुस्सा दिला रही है। ये देखकर बाकी सीनियर्स अपना सर घुमा लेते हैं और ना देखने का नाटक करते हैं। उन्हें लगता है कि एक बॉबी के लिए किचन क्रू के साथ वॉर करना बिल्कुल भी ठीक या वर्थ इट नहीं है। मिन्सू उनसे पूछता है, क्या गार्ड्स इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते? सीनियर्स कहते हैं कि गार्ड्स इन छोटी मोटी लड़ाइयों की परवाह नहीं करते, वो मोस्टली हमें खुद ही मैटर सॉल्व करने देते हैं। ये सुनकर मिन्सू का चेहरा उतर जाता है और वो वहीं जम जाता है। उसके दिल में एक कश्मकश चॉइस चल रही है। एक तरफ वो कैंडी है जो व्हाइट हेयर ने उस दिन इतने प्यार से दी थी, दूसरी तरफ वुक्सुंग के साथ उसके प्लान का वादा। आखिर में वो रूखेपन से पीछे मुड़ने का चुनाव करता है। किचन क्रू का सीनियर व्हाइट हेयर को पीटते हुए जोर जोर से टॉन्ट मारता है, तुम्हारे इस पेट डॉग को पीटने में बड़ा मजा आ रहा है, क्या मैं इसे थोड़े मजे लेने के लिए कुछ दिनों के लिए उधा सकता हूं? जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, एक फ्रिस्बी उसके मुंह पर जोर से आकर लगती है। किचन क्रू का सीनियर तुरंत गिर जाता है और रिएक्ट भी नहीं कर पाता। बाकी सीनियर्स पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये किसने फेंका और सब के सब दंग रह जाते हैं। और पता है वो इंसान कौन था? वो मिन्सू था, जिसने दोस्ती और अच्छाई को चुना। तुम सब गुंडे बाहर काफी तमाशा करने के बाद यहां आए हो ना? तो क्या तुम वही कचरा जो बाहर करते थे यहां भी कंटिन्यू करना चाहते हो? सही कहा, यहां पर तुम सब बस एक जानवर, लाइव स्टॉक हो, ऐसे जानवर जिनकी ना कोई इज्जत है ना कोई गुरूर। इसलिए तुम लोग अपने से कमजोर लोगों पर धौंस जमाते हो। जैसे ही मिन्सू व्हाइट हेयर को ऊपर उठाने वाला होता है, सेह्युन वहां चलकर आ जाता है। मैंने कहा था ना कि बीच में मत पड़ो, तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती क्या? उसी टाइम वो लाल बाल वाला किचन क्रू सीनियर आता है और सेह्युन का कंधा पकड़ लेता है। तुम्हारा क्या मतलब है?
क्या मैं जाकर अपने बॉस को बताऊं कि तुम हमारे खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर रहे हो? जाओ और वॉर डिक्लेयर कर दो, पर उससे पहले मुझे अपने इंटरनल अंदर के मैटर्स को हैंडल करना होगा। जब ये बात सुनने को मिलती है कि वहां लड़ाई होने वाली है, डेलिंक्वेंट यूथ्स तुरंत उनको घेर लेते हैं ताकि तमाशा देख सकें। मिन्सू को पता है कि उसने अपना पहला वादा तोड़ दिया है, पर वो दूसरा वाला जरूर निभाएगा। सेह्युन अपने बाल बांधता है और मिन्सू से पूछता है, एक और पिटाई खानी है क्या? मिन्सू बिना डरे जवाब देता है, एक बेट लगाते हैं, जो जीतेगा वो रूम बॉस बनेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करने